हम पढ़ चुके हैं और हमें फर्स्ट क्वेश्चन मिला है कि बल की सीजीएस इकाई क्या है। तो हमने अभी पढ़ा कि बल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई न्यूटन होती है और सीजीएस इकाई क्या होती है, डायन होती है। आपने पढ़ा ना, सो वो ही है इसका आंसर हो जाएगा डायन। ठीक है ना, ये हो जाएगा आंसर डायन। आपने अच्छे से पढ़ा कि 1 न्यूटन में 10⁵5 क्या होते हैं, डायन होते हैं। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है, वस्तुओं के संपर्क में आने से उत्पन्न बल कहलाता है। तो यार कोई भी लॉजिकली समझ जाएगा कि जब भी संपर्क में बोल रहा है तो संपर्क वाली ऑब्जेक्टिव में दिया भी गया है, इसके मतलब संपर्क बल ही होगा ना। संपर्क में आने से कौन सा बल उत्पन्न होगा, संपर्क बल। हमने पढ़ा भी संपर्क बल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी वस्तु पर कोई बल ना लगे तो क्या होगा। और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दिया गया है हमें कि आकार विकृत हो जाएगा। विकृत यानी कि मुड़ जाएगा। अब भाई आप ही बताओ, जब किसी वस्तु पर कोई बल लग ही नहीं रहा है तो उसका आकार मुड़ेगा कैसे भाई। ये वस्तु सीधी रखी है, इस पर कोई बल नहीं लगा रहा तो मुड़ेगी कैसे जी। मतलब कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन गोस रॉन्ग। सेकेंड क्या दे रहा है कि तेज़ी से मुड़ेगा, मुड़ेगा ही नहीं ना, बल लग नहीं रहा है तो मुड़ेगा भी नहीं, तो ये दोनों जाएंगे रॉन्ग। थर्ड देख लीजिए, या तो विराम में होगा या गति करेगा। मीन्स कोई बल नहीं लग रहा है, तो जब वो विराम में था तो विराम पे ही रहेगा, कोई बल नहीं लग रहा है। और जब वो गति में होगा तो गति करते ही जाएगा, क्योंकि उसे रोकने के लिए कोई बल नहीं लग रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, सी। ठीक है ना, डी भी देख लेना ऑब्जेक्टिव, तो डी भी नहीं होगा, गति करना बंद कर देगा। मतलब पहले गति कर रहा था, अब बल तो लग ही नहीं रहा है, तो भाई गति करना बंद करेगा कहाँ से। तो ये सारे ऑप्शन हो जाएंगे रॉन्ग और हमारा राइट आंसर होगा सी, या तो विराम में होगा या गति करेगा। ठीक है, अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो लगभग द्रव्यमान रखते हैं। तो आप जान लीजिए 1 न्यूटन बराबर होता है हमारा 100 ग्राम मास। ठीक है, यानी कि 100 ग्राम द्रव्यमान। तो इसे याद करने की चीज़ है, इसलिए आप यहाँ होगा हमारा बी, 100 ग्राम द्रव्यमान रखते हैं, आप ये समझ लीजिए। अब फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों कि 50 न्यूटन का बल, 50 न्यूटन का बल एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान की स्थिर पिंड पर, कोई वस्तु को हम 50 किलोग्राम के बल से लगाते हैं, धक्का देते हैं, जिसका वस्तु का द्रव्यमान है 10 किलोग्राम और वस्तु स्थित है, मतलब गति नहीं कर रही है, स्थिर है, और बल लगाने का समय जो है 2 सेकेंड। तो पिन में वेग कितना उत्पन्न होगा, वेलोसिटी क्या होगी। तो वेग का भी सूत्र होता है ना, वो होता है, क्या होता है, v = u + at। आप इससे आराम से याद कर सकते हो। तो इसमें आपको पूरा सॉल्व करता हूँ। दोस्तों सॉल्व करने से पहले मेरा न्यू चैनल है, आपको मैं हर क्लास 10th क्लास 11th 9th हर क्लास की मतलब कि बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करूँगा। और अभी NTSC की वीडियो तो मैं स्पेशली आपको बिल्कुल ऐसे प्रोवाइड कर दूँगा कि आपका नाम सिलेक्ट हो ही जाएगा, है ना। फर्स्ट स्टेज के लिए तो बिल्कुल आप टेंशन ही मत करना। आपको साइंस, सोशल साइंस और मैथ की इतनी ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव और वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करूँगा ना कि आप बिल्कुल आराम से ना पास हो जाओगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना यार, मोटिवेटेड होता हूँ मैं। ठीक है ना, तो आपको 5वीं का आंसर प्रोवाइड करते हैं। सो 5वीं का आंसर, तो दोस्तों 5वीं का आंसर मैंने नोट कर लिया था, आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो उस वस्तु को जो बल लग रहा था वो 50 किलो लग रहा था, है ना, मतलब 50 न्यूटन का बल लग रहा था। तो हम यहाँ लिख लेंगे बल 50 लग रहा है और बस जो पिंड था, पिंड का वजन था 10 किलोग्राम। ओके, ठीक है ना, ये देख लीजिए पिंड का वजन है 10 किलोग्राम, यानी कि न्यूटन हो जाएगा, फोर्स मास हो जाएगा 50 और द्रव्यमान हो जाएगा हमारा 10 किलोग्राम। द्रव्यमान की स्थिर पिंड पर, पिंड कैसा है, स्थिर, यानी कि हमारा प्रारंभिक वेग यानी कि u कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, और 2 सेकेंड के लिए लगता है, यानी कि टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड। ओके, सो हमने देख लिया बल 50 न्यूटन था, द्रव्यमान 10 किलो है, प्रारंभिक वेग यानी u स्थायी था तो 0 होगा,
टाइम लगा 2 सेकेंड का। हमें ज्ञात करना है वी यानी वेलोसिटी। सो इसका सूत्र तो होता है सिंपली u इज इक्वल टू वी प्लस यू प्लस ए टी, पर हमारे पास a यानी कि इसका जो एरिया है वो हमें फाइंड नहीं है, ठीक है ना। तो हमें a एरिया ज्ञात करने के लिए क्या कर सॉरी सो इसका एरिया ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, न्यूटन की गति द्वितीय नियम की सहायता लेनी होगी। उसमें क्या होता है एफ इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई ए होता है। सो हमारे पास एफ है 50 न्यूटन, एम है 10 और ए हमें फाइंड नहीं है, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 50/10, ठीक है। तो हमें ए फाइंड हो जाएगा हमारा 5। अब इस समीकरण में यानी कि भी वाले गति समीकरण में भी के सूत्र में हम रख देंगे, पुट कर देंगे इसके मान को। सो प्रारंभिक वेग 0 था तो यहाँ हो जाएगा 0 एंड जो हमारा ए था, ए का मान अभी मिला 5 और टी यानी कि टाइम हमारे पास 2 है। सो हम क्या कर लेंगे भी हो जाएगा 5 दूनी 10 और 0 करेंगे तो 10 ही आएगा, और मीटर सेकेंड हो जाएगी इसकी इकाई, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 10 मीटर सेकेंड। ओके, सो इसका आंसर हम टिक कर लेंगे सिंपली, क्या हो जाएगा 10 मीटर सेकेंड। ओके, 3rd क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसकी क्या होता है, उसकी चाल में कभी कभी वृद्धि होती है। नहीं, इसका आंसर हमारा डी होगा, 6th का आंसर होगा डी। क्यों? क्योंकि जब कोई वस्तु गति त्वरित होती है यानी गति कम होती है, उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। मान लो एक वस्तु गति करती जा रही है, अब क्या बोल रहा है, गति त्वरित होती है। मान लो कि 10 मिनट में 5 किलोमीटर किया, फिर इसकी धीरे धीरे कम होती गई, 10 मिनट में फिर ये 2 करने लगा, फिर 1 करने लगा, फिर 0 में पहुंच गया, तो इसमें कोई बल लग रहा है। मान लो ये गाड़ी 50 की स्पीड में आ रही है, आपने बुलडोजर से रोका तो ये थोड़ी देर तक आपको आगे धक्का देगी, लेकिन ये फिर धीरे धीरे करके हो जाएगी, धीरे कम हो जाएगी और फिर रुक जाएगी, है ना। तो वही केस हो रहा है, बल लग रहा है, इस कारण गति कम होती जा रही है। बल का मात्रक आपने पढ़ा होगा 9th पे न्यूटन, और न्यूटन को कहते हैं किलोग्राम मीटर C/2। न्यूटन तो है नहीं है, डायन भी नहीं है, तो हम किलोग्राम मीटर C/2 लगा देंगे। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक पिंड स्थिर है तो क्या होगा। तो यदि एक पिंड स्थिर है तो उस पर लगे सभी परिणामी बलों का मान 0 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि पहिए में बॉल बढ़ाने का काम होता है, तो पहिए में बॉल बढ़ाने का काम है होता है कि वो घर्षण को बढ़ा सके, और कौन सी घर्षण को बढ़ा सके, गतिज, क्योंकि पहिया क्या करता है, गति करता है ना, और उसी गति के कारण तो हम आगे बढ़ते हैं, तभी तो पहियों का इन्वेंशन हुआ ना कि हम आगे जल्दी से स्पीड ग्रहण कर पाएँ। उसका 9वें का आंसर जाएगा हमारा बी। ओके, 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि मैरी सड़क पर फिसल जाते हैं, इसका कारण क्या होता है। तो घर्षण की कमी, मतलब घर्षण की कमी क्यों से, क्योंकि मतलब घर्षण की कमी इसलिए हो रही है, हम फिसल रहे हैं, मतलब कि क्या वहाँ पर फिसलन ज़्यादा है, हो रहा है, मतलब कि घर्षण की कमी है। और 11वां क्वेश्चन है, एकांक क्षेत्र पर लगने वाले प्रनुत्व क्या कहते हैं। तुमने अभी अपने थ्योरी में पढ़ा था कि उसे दाब कहते हैं। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए कि दाब का मात्रक होता है, पढ़ा था न्यूटन मीटर C/2 होता है। द्रव की गहराई बढ़ने के साथ द्रव बढ़ता है। ओके, तो ये क्वेश्चन सो इसका आंसर द्रव की गहराई बढ़ने के साथ, क्योंकि गड्ढा होगा तो जो गड्ढे पे गहराई करने में गड्ढा करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो द्रव नीचे जाता जाएगा ना, तो कोई वस्तु नीचे जाती है ना, कोई भी वस्तु, आप द्रव की छोड़ो, कोई भी वस्तु जब नीचे जाती जाएगी ना तो उसका दाब जो बढ़ता जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा राइट हो जाएगा, बढ़ता है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो द्रव में वस्तु तैरती है जिसका घनत्व द्रव से कम होता है। ओके, मान लो कि आप एक किसी पानी पे आप पत्ती डाल दोगे तो पत्ती तैरने लगेगी, वहीं उस द्रव पे आप 2 किलो का लोहा डाल दोगे, प्लास्टिक डाल दोगे, तो वो नहीं तैरेगी। आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में उसको नोटिस किया होगा, तो वही आपको बता रहा है, इसका हो जाएगा क्या, ए द्रव से कम हो। ओके,
आज हम आपको पूरा बल्क का ना चैप्टर ख़त्म ही करवा देंगे। वीडियो लंबी होगी पर आपके काम की होगी, ना सिर्फ आपको NTSC पे बल्कि आगे किसी भी कंपटीशन पे आपको ये हेल्प करेगी। ओके, सो वीडियो पूरी देखना, कतराइए मत। आगे बढ़ते हैं हम। सो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्प्रेक्ष होता है। उत्प्रेक्ष आपने सिंपली 9th में पढ़ा होगा यार, ठीक है। तो उत्प्रेक्ष में क्या होता है, द्रव द्वारा वस्तु को ऊपर की ओर बल। एक बार मैं आपको रिपीट भी कर देता हूँ, आपने नहीं भी पढ़ा तो। उत्प्रेक्ष यानी कि जब किसी वस्तु को आप डालते हो जल पे तो वो जल उस वस्तु को ऊपर की ओर फेंकता है ना, उसको उत्प्लावक बल कहते हैं, उत्प्रेक्ष भी कहते हैं, ठीक है। वस्तु को द्रव ऊपर की ओर फेंकता है, ठीक है। तो उत्प्रेक्ष होता है द्रव द्वारा वस्तु की ऊपर की ओर बल, मतलब ऊपर की ओर फेंकता है ना, इसका आंसर हो जाएगा द्रव द्वारा वस्तु की ऊपर की बल। उत्प्रेक्ष यानी कोई वस्तु को जल द्वारा ऊपर फेंका जाना, किसी तरफ द्वारा ऊपर फेंका जाना, ठीक है। एकांक आयतन को द्रव्यमान कहते हैं। तो एकांक आयतन को के द्रव्यमान को कहते हैं घनत्व। ये एकांक का आयतन है। मान लो ये इस थाली है, इस पर जल रखा है, ठीक है ना। इसका आयतन कितना होगा, थाली की साइज का। ओके, तो अब द्रव्यमान किस पर डिपेंड करेगा, इसके थाली के आयतन की घनत्व पे। ओके, घनत्व पे डिपेंड करेगा द्रव्यमान क्या है। तो आप इसे याद कर लो या समझ लो या रट लो। ओके, मेरे हिसाब से समझो यार, इतना थोड़ा समझो, रटो मत। किसी चीज़ को रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए, तो आपको दिमाग में ऑलवेज सेट रहती है वो चीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो कि किसी ठोस का ठोस अपेक्षित घनत्व 20.3 है, जल का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम मीटर 3 है, तो क्षेत्र घनत्व होगा। घनत्व में क्या होता है, इन दोनों का 20.3 का इससे 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई इन दोनों किस पे हो रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर ट्रिक हो जाएगा। 18th क्वेश्चन देख लीजिए कि पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है। तो बोतल की ऊपर सतह पर नहीं, कम होता है, मध्य पर नहीं, बोतल की पेंदी पर, ठीक है। कहाँ होता है, बोतल की पेंदी पर। अब समझो क्यों। मान लो कि 5 व्यक्ति एक के ऊपर एक खड़े हैं, सेम इस किसके जैसे। पानी से भरी बोतल है